अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द थॉमस हॉब। थॉमस हॉब जो हैं वो इंग्लैंड के अंदर 1588 के अंदर पैदा हुए एंड 1679 के अंदर उनकी डेथ हुई। वो वाले जो टाइम था जिस टाइम पे इनका जो पीरियड था वो था रेनेसेंस का पीरियड, रेनेसेंस ऑफ कैथोलिक्स। उस टाइम रोमन एम्पायर जो थी वो अपने अरूज पर थी। तो जो रेनेसेंस था कैथोलिक्स का उसके अंदर क्या था कि चर्च हॉल्ड्स इट्स अथॉरिटी, कि चर्च की अपनी अथॉरिटी थी। जो कैथोलिक चर्च थे उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी थी एंड स्टेट। क्रिश्चियनिटी एंड स्टेट के अंदर उन्होंने अपनी इंटरप्रिटेशंस की हुई थी। उसके अकॉर्डिंगली जो बाइबल थी वो सिर्फ पॉप्स जो थे, जो उनके फादर्स होते हैं, वो इंटरप्रेट कर सकते हैं और वही ओनली रीड कर सकते हैं। डिवाइन राइट्स थ्योरी, टू सोवर्ड थ्योरी, तो इस तरह के उन्होंने थ्योरीज रिकॉग्नाइज कराई। ऑन पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को उन्होंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। लेकिन आफ्टर रेनेसेंस तो रीज़न जो था, रीज़न की बुनियाद पर थॉमस हॉब ने वर्क किया। तो एडवोकेसी ऑफ रीज़न की वजह से एनलाइटमेंट का जो पीरियड है वो अपने वजूद में आया। तो ये एक एम्पिरिसिस्ट अप्रोच थी, साइंटिफिक रेवोल्यूशन थी। और ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, इससे पहले जितने भी फ़िलासफ़र्स आए उन्होंने नॉर्मलिस्ट अप्रोच यूज़ की, लेकिन थॉमस हॉब ने साइंटिफिक अप्रोच का यूज़ किया। तो एट दैट टाइम फंडामेंटल जो क्वेश्चन थे उस मूवमेंट के, वो ये हैं कि हाउ डिड स्टेट ओरिजिनेटेड, वाई डू वी नीड स्टेट, वाई वन शुड ओबे स्टेट एंड टू व्हाट एक्सटेंट। ये जो क्वेश्चंस है थॉमस हॉब को पढ़ने से हम इन सब क्वेश्चंस को जो है वो आंसर कर सकते हैं। तो हॉब जो थे वो बिलीव करते थे कि पॉलिटिक्स जो है शुड बी स्टडीज़ लाइक साइंटिफिक मेथड, कि पॉलिटिक्स को साइंटिफिक मेथड के तौर पे इसे लेना चाहिए और साइंटिफिकली इसे स्टडी करना चाहिए। इसलिए ये पॉजिटिविस्ट था और उसने इस सब क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए उसने अपनी थ्योरी पेश की। एंड ही वांटेड टू डिस्कवर द लॉ एक्सप्लेनिंग द ओरिजिन ऑफ स्टेट एंड इट्स ऑब्लिगेशन। तो जो भी इसका वर्क था उसके अंदर उसने ऐसे लॉ डिस्कवर करने की कोशिश की है कि जो इन सब आंसर्स को फुलफ़िल करते हों। ही स्टार्टेड इट्स एक्सप्लेनेशन फ्रॉम सिविल वॉर इन इंग्लैंड। जिस टाइम पे इन्होंने अपना काम किया वो सिविल वॉर का पीरियड था। तो जैसा कि उन्होंने जो अपने लॉ डिफ़ाइन किए थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे साइंस के अंदर गैलीलियो और न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, बिल्कुल इसी तरह इनके लॉ थे जिन्होंने डिस्कवर किए थे। किस लिए किए थे, इनलाइटमेंट को लाने के लिए। तो उस टाइम जो स्टेट की कंडीशन थी वो कैसी थी, तो उस टाइम पे जो ह्यूमंस थे, ह्यूमन नेचर थी वो सेल्फिश थे, कनिंग थे, अनसिक्योर थे एंड ब्रूटल एंड रेशनल। ये सब जो चीज़ें थी ये ह्यूमंस के अंदर पाई जाती थी, ये सारी करेक्टरिस्टिक्स। तो अकॉर्डिंग टू हॉब्स वॉर ऑफ एवरी मैन विद एवरी मैन इन स्टेट ऑफ नेचर, तो हर बंदा जो था वो अगले बंदे के साथ वॉर में था। हर बंदा के अंदर जो थी एक कनिंग वाली सिचुएशन थी, अनसिक्योरिटी थी, कि हर बंदा इनसिक्योर था अपने जो हकूक़ की वजह से, अपने राइट्स की वजह से। तो एट दैट टाइम वो सिविल वॉर थी इंग्लैंड के अंदर। तो सिविल वॉर किस में थी, कैथोलिक्स थे वो और प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट थे वो एक और अथॉरिटी थी, जो कि एक और टेक्शन थी जो कि कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने काम किया था, कैथोलिक्स के ख़िलाफ़ उन्होंने अपनी वॉइस जो थी वो रेज़ की थी। They were also Christians, but they opposed the Catholic interpretations and favored secularism. इन्होंने secularism को favored किया था। तो वो जो थे टेक्शन थी उन्हें हम प्रोटेस्टेंट्स कहते हैं। तो उस टाइम कोई भी गवर्नमेंट नहीं थी, कोई अथॉरिटी नहीं थी और नो मोरालिटी, नो जस्टिस। तो उस जो सिचुएशन को हम अनार्की कह सकते हैं कि अनार्की का पीरियड था। और एवरी रेशनल मैन, जो भी रेशनल बंदा था वो इस सिचुएशन से फेड अप हो चुका था और वो ट्राई टू अवॉइड स्टेट ऑफ नेचर, और इस स्टेट ऑफ नेचर से निकलने की कोशिश में था कि कैसे इसे निकला जाए, कैसे इसका हल किया जाए। तो जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो एनार्की थी और हर बंदा अपने सेल्फ प्रिजर्वेशन चाहता था। एवरी इंडिविजुअल वांटेड टू कम आउट, हर बंदा उससे निकलना चाहता था। एंड उसके इस स्टेट ऑफ नेचर से निकलने का ओनली एक ही हल था, एक ही रूल था, और वो था नेचुरल लॉ। नेचुरल लॉ को ऑब्लिगेट करके हम इस स्टेट ऑफ नेचर से और कंडीशन ऑफ स्टेट को चेंज कर सकते थे, जो कि थॉमस हॉब ने इसे रिकॉग्नाइज करवाया।
तो अगर हम नेचुरल लॉ की बात करते हैं तो नेचुरल लॉ है क्या? नेचुरल लॉ होते हैं 3 किस्म के। एक होता है डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ एंड पॉजिटिव लॉ, मतलब कि लास्ट 3 किस्म के होते हैं। और उनके अंदर जो डिवाइन लॉ वो होते हैं जो अल्लाह ताला ने बंदे को दिए हुए हैं हॉली बुक्स के ज़रिए, और कुरान और जैसे कि बाइबल, इनके अंदर जो है वो हैं डिवाइन लॉज। और नेचुरल लॉ वो हैं जो अल्लाह पाक ने इंसानों को रिवील नेचुरल लॉ वो हैं जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दिए हैं लेकिन इंसानों पे रिवील नहीं किए, वो हर बंदे को खुद डिस्कवर करना पड़ता है, जैसे कि ग्रेविटी। और ऐसे ही नेचुरल लॉ थॉमस हॉब ने डिस्कवर किया था। और पॉजिटिव लॉ वो हैं जो कि इंसान अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए बंदे ने बनाए हुए हैं, जैसे कि ट्रैफिक लॉज वगैरह हैं। और ट्रैफिक पे जैसे कि हम जाते हैं तो सिग्नल्स के जो हैं कि ग्रीन और रेड सिग्नल्स के जो मार्क्स हैं वो ट्रैफिक लॉज वगैरह में आते हैं सब कुछ, और वो है पॉजिटिव लॉज। और ऐसे में पीपल डिस्कवर्ड सम नेचुरल लॉज इन स्टेट ऑफ नेचर विद द रीज़न। तो उन्होंने रीज़न को डिस्कवर करने के लिए, रीज़न के लिए उन्होंने नेचुरल लॉ था जो वो था डिस्कवर किया था एक रेशनल अप्रोच के ऊपर। तो जो नेचुरल लॉ है स्टेट के अंदर वो क्या मतलब एलेबोरेट करता है, वो कहता है कि मैन साउट पीस बट व्हेन नॉट पीस देन वॉर, कि जब एक बंदा है वो पीस चाहता है लेकिन जब पीस नहीं होगा तो वॉर होगी। और दीज टू लॉस बेस फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और ये जो मतलब लॉ था नेचुरल लॉ के जब पीस नहीं होगी तो वार होगा। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बेस बने थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो थ्योरी है जो कि थॉमस हॉब ने दी है। और मैन वाज विलिंग टू सरेंडर ऑल नेचुरल राइट फ्रीडम फॉर अ पीस बट इन रिलेशन टू अदर इंडिविजुअल इफ़ द सरेंडर। इसमें वो क्या कह रहा है कि अगर एक बंदा है वो अपने सारे जो नेचुरल राइट्स है वो सरेंडर कर देता है फ्रीडम टाइप के जस्ट फॉर द पीस, तो एक 10 बंदे अगर ऐसा करते हैं तो अगले बंदे भी ऐसा ही करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ सोशल पीस के लिए ये सब कुछ किया जाएगा। और इसी सबको जो थ्योरी को नाम दिया जाएगा वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और यही राइट जो हैं, यही जो लॉस हैं वो नेचुरल लॉस कहलाएंगे और नेचुरल राइट्स कहलाएंगे बंदे के। तो अगर हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें जो कि थॉमस हॉब ने प्रेजेंट किया, तो ये था सिक्योरिटी प्रिजर्वेशन। ये सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी को सिक्योर करने के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट को था वो रिकॉग्नाइज करवाया गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो दिस वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द रेशनल इंडिविजुअल्स इन स्टेट ऑफ नेचर। उस टाइम के स्टेट ऑफ नेचर के अंदर एक रेशनल जो था ये अप्रोच थी, एक रेशनल इंडिविजुअल्स के दरमियान एक एग्रीमेंट था। दिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एनार्की एंड केओस की अबॉलिशमेंट, एनार्की एंड केओस को अबॉलिश किया जाएगा, इसका ख़ात्मा किया जाएगा। एंड जस्टिफाई मोनार्की, एक मोनार्क होगा और उसकी जस्टिफिकेशन मोनार्की जो है वो प्रेजेंट की जाएगी। जस्टिफाई जो है वो सिस्टम होगा। स्टेट इज़ एंड टू इम्प्ले पीस, तो उसके अंदर जो बेसिक जस्टिस है वो क्या होगा, पीस प्रमोट करना। बेसिकली जो पर्पस है मोनार्की का वो होगा पीस प्रमोशन। तो ऐसे में जो पावर ऑफ द सोवरेन होगी, जो मोनार्क होगा, तो उसकी क्या पावर्स हैं? उसकी जो पावर्स हैं वो है मेक, इंटरप्रेट एंड एनफोर्स लॉ। वो एग्जेक्टिव का काम भी करेगा और जो है लेजिस्लेचर वाला काम भी करेगा। मोनार्की है वही सबका सोवरेन है, उसी ने सब कुछ जो करना है, उसी ने लॉ इन्फोर्स करना है। एंड ऑल्सो ही कैन ब्रिंग द सेफ्टी ऑफ लाइफ, ही कैन सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस एंड मोरालिटी। ये जो सब कुछ है ये सब कुछ अंडर द सोवरेन होगा कि ही कैन ब्रिंग ऑल दीज अप्रोचेस, ऑल दीज करेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं एक पर्सन के पास, ही कैन ऑल्सो ब्रिंग दैम। तो उसका जो बेसिक पर्पस है वो ओनली जो है पीस पर्पस है, उसका काम ओनली पीस को प्रमोट करना है। इसके अलावा सारे जो कुछ भी है, जितने भी राइट्स हैं, जो कुछ भी है वो अंडर द सोवरेन होगा। लेकिन उसका जो बेसिक पर्पस है वो है सेल्फ प्रिजर्वेशन, हर बंदे को देना कि हर बंदे को लाइफ के बचाव के लिए हक देना कि वो अपनी लाइफ को अगर उसकी कोई ख़तरा है तो वो सोवरेन के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, अदरवाइज़ सोवरेन ही सब कुछ है।
तो ऐसे में लिमिटेशन रिमूव्ड इफ द थ्रेटन टू लाइव पीपल। अगर तो किसी बंदे को ज़िंदगी का जो बचाव है, तहफ़्फ़ुज़ है, वो फ्राहम नहीं है, तो एट दैट टाइम, एट दिस सिचुएशन, वो जो है सोवरन है उसे उसकी जगह से हटा दिया जाएगा। अदरवाइज़ जो कुछ भी है एक बंदे के पास, वो सारा कुछ सोवरन के ही कंट्रोल में है। बस उसे एक ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इंसान को दिया जाएगा। इसके अलावा मोनार्क जो है वो कोई भी फॉर्म अडॉप्ट कर सकता है, लाइक अरिस्टोक्रेसी है एंड डेमोक्रेसी, मोनार्की, जो मर्ज़ी वो कर सकता है। सोवरेन, उसके पास सारी जो है ताकत है, उसके पास सिर्फ़ और सिर्फ उसी के पास है, सब कुछ उसी के अंडर कंट्रोल है। इसका एक फ़ायदा भी हुआ, उसका फ़ायदा ये था कि हर बंदा जो है वो सिक्योरिटी के लिए कोशिश करता है, तो एक हर बंदे को सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। तो जो थॉमस हॉब का लॉजिक है वो अनडिनाएबल है, क्योंकि उसके अंदर जो फेयर है, सिक्योरिटी ऑफ मैन है, वो उसे प्रोवाइड किया गया है। तो ये ऑल्सो ओरिजिन ऑफ स्टेट, स्टेट का मकसद क्या है कि हर बंदे को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना एंड एक बंदे की जो नीड्स हैं, इन ये सब कुछ पे थॉमस हॉब की ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाली थ्योरी है वो पूरा उतरती है। तो इसलिए ये पॉजिटिविस्ट भी है और साइंटिफिक अप्रोच भी इसने जो है वो यूज़ की है। तो इसलिए इसकी जो थ्योरी है वो आईआर के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है अपना मुकाम रखती है, उससे बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। तो इसलिए थॉमस हॉब को पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अपनी उसकी अप्रोच है, बहुत ज़्यादा अहमियत है और बहुत ज़्यादा इसे माना जाता है।